Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Vansal and today I am going to explain you chapter respiration part 3. इस चैप्टर में हम बताएंगे कि ब्रीथिंग में जो आप गैस लेते हैं वो क्या होती है और जो ब्रीथ आउट करते हैं वो गैस निकलती है तो वो कौन सी होती है। अब आपको पता है कि जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने में हम कौन सी गैस मोस्टली लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। लेकिन ऑक्सीजन गैस के साथ साथ जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो नोज़ जो होती है वो ऑक्सीजन को दूसरी गैसेस से अलग नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि केवल ऑक्सीजन ही हम इनहेल नहीं करते हैं बल्कि दूसरी गैसेस भी इनहेल करते हैं। इसी तरह से जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल नहीं करते हैं बल्कि दूसरी गैसेस भी करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है और जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। बाकी कंपोजिशन जो होता है वो सारी गैसेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.04% होती है, जबकि वाटर वेपर क्या होता है? कम होता है। और एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन क्या है? 16.4% है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% है और वाटर वेपर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इट्स मीन्स जब हम इनहेल करते हैं तो 21% लेते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं तो 16.4% निकलती है। तो जो बची हुई ऑक्सीजन है वो हम एनर्जी यूज़ करने में इन्वॉल्व कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि जो फूड होते हैं जो हम खाते हैं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्वांटिटी में बनती है तो वो ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसी तरह से वाटर वेपर भी ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो इस तरह से एक्सेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर में जो गैसेस का कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड एक्सेल्ड एयर इज़ दैट इनहेल्ड एयर कंटेन मोर ऑक्सीजन जबकि एक्सेल्ड एयर में मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसमें वाटर वेपर भी होता है। इनहेल में वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती है और एक्सेल में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें वाटर वेपर कम होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के समय जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी बनता है, इसीलिए एक्सेल्ड एयर में जो होता है मोर वाटर वेपर होता है इनहेल्ड एयर के कंपैरिजन में। ओके, तो इस तरह से हमारा जो होता है इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर में जो होता है हम सारी गैसेस ही लेते हैं, बस जो होता है गैसेस का कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक्सेल्ड एयर, लेकिन जो कंपोजिशन होता है इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का कंपोजिशन ज़्यादा होता है और एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हम एक्सेल्ड एयर में हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, ये जो है लाइम वाटर के पास जब हम टेस्ट ट्यूब के पास अपना माउथ ले जाते हैं तो माउथ का जो होता है हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जाती है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ठीक है, जब हम तो मिल्की होने का कारण यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्टैंडर्ड टेस्ट है कि अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं एयर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मतलब लाइम वाटर मिल्की होने का ये मतलब है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है। अब हम पता लगाते हैं कि जो हम एक्सेल करते हैं एयर उसमें वाटर वेपर भी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं एयर को तो अगर हम मिरर के सामने जाएंगे तो मिरर में क्या बनता है? पैचेस ऑफ मॉइस्चर बन जाते हैं ना। तो ये पैचेस ऑफ मॉइस्चर ये प्रूफ करते हैं कि जो भी हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी होता है और ये जो वाटर वेपर होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं मिरर पे और वही हमें दिखाई पड़ते हैं पैचेस के फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये होता है वाई डू वी स्नीज, हम छींकते क्यों हैं? ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम एटमॉस्फेयर की गैसेस लेते हैं तो उसके साथ साथ जो होते हैं अनवांटेड पार्टिकल जैसे स्मोक, डस्ट, पॉलन, ये भी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे नोज़ में जो नेसल कैविटी होती है उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसमें ट्रैप्ड, उसमें फंस जाते हैं।
फंस जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो होते हैं इरिटेट करते हैं, कैविटी में फंस जाते हैं तो इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने का कारण यही है कि जो होता है इरिटेट होने के कारण ही हमें जो होती है स्नीजिंग होती है। ठीक है, स्नीजिंग से क्या होता है, हमारे जो नेसल कैविटी में जो पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो बॉडी में डस्ट फ्री और क्लीन एयर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम स्नीज़ करते हैं तो हमें अपनी नोज़ को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नोज़ को कवर नहीं करेंगे तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल है या अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और उसी एटमॉस्फेयर की एयर को जब दूसरा पर्सन इनहेल करेगा तो वो दूसरे पर्सन में एंटर कर जाएंगे। तो इसलिए जो होता है हमें स्नीज़ करते समय और कफ करते समय जो होता है हैंकी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब डस्ट पार्टिकल वगैरह ना फैलें। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, ब्रीथ फॉर द बेटर लाइफ। इसका मतलब है प्राणायाम करने से हमारी जो लाइफ होती है वो बेटर बनती है। क्यों बेटर बनती है, क्योंकि हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसे हम प्राणायाम कहते हैं वो होती है हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जिससे कि इसमें एयर ज़्यादा आती है, ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, तो इससे मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होती है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग एनिमल्स में ब्रीथिंग जो होती है वो कैसे होती है, अलग अलग ऑर्गन के थ्रू किस तरह से और कैसा इनका प्रोसेस होता है। अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जो होते हैं ऑर्गन होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। ह्यूमंस में ये जो होता है लंग्स के थ्रू होता है। कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, लॉयन, काउस, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, ये इसमें भी लंग्स होता है और चेस्ट कैविटी होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन कुछ स्मॉलर एनिमल्स जैसे कॉकरोच, अर्थवर्म, फिशेज, एंट और मॉस्किटो होते हैं जिसमें जो होते हैं लंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फिशेज और इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इंसेक्ट्स में स्पाइरिकल्स होते हैं गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर, अब हम वन बाय वन करके इनका डीपली पढ़ेंगे कि कैसे इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉकरोच। कॉकरोच में जो होते हैं इसकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं इसकी साइड में। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें भी इसी तरह की ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, और इसी ट्रैकिया के थ्रू गैस का एक्सचेंजेस होता है। तो जब ये कॉकरोच सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है और ट्रैक्यल ट्यूब्स में चली जाती है। अब ट्रैक्यल ट्यूब से ये जो होती है बॉडी टिश्यूज़ में पूरे फैल जाती हैं और बॉडी के सारे सेल्स में पहुंच जाती हैं। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलती है तो वो ट्रैक्यल ट्यूब्स में जाती है और फिर उस स्पाइरिकल्स में जाती है, और स्पाइरिकल्स के थ्रू जो होते हैं वो बॉडी के बाहर निकल जाती है। ये जो एयर ट्यूब्स होते हैं या ट्रैकिया, ये केवल इंसेक्ट्स में होते हैं, और किसी एनिमल्स के ग्रुप में इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं या स्पाइरिकल्स होते हैं, ये किसी और एनिमल्स के ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस में जो होता है ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और उसी के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करती है, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये देखिए, जैसे ऑक्सीजन ली उसके बाद स्पाइरिकल्स में गई, स्पाइरिकल्स के बाद वो ट्रैक्यल ट्यूब्स में चली जाती है, फिर बॉडी सेल्स में जाती है। उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उसी रास्ते से बाहर निकलती है जिस रास्ते से ऑक्सीजन गैस एंटर करती है। जैसे ये बॉडी सेल्स में जाती है, फिर वो ट्रैक्यल ट्यूब्स में जाएगी, फिर वो स्पाइरिकल्स में जाएगी, और स्पाइरिकल्स के थ्रू जो होता है ये पूरी बॉडी से जो होते हैं एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है, यानी कि बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से जो होता है इंसेक्ट्स में और कॉकरोचेस में और जितने भी अनदर टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एक्सपेल्ड होती है और इनहेल्ड एयर की जाती है। अब हम पढ़ेंगे अर्थवर्म में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। अर्थवर्म जो होता है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, यानी कि स्लिमी होती है, चिपचिपी होती है, इसीलिए इसे हम छूना पसंद नहीं करते हैं। तो अर्थवर्म जो होता है स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो गैसेस जो होती है इन के थ्रू जो होता है इजीली इधर से उधर पास हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन डायग्राम, रे डायग्राम बताया गया है, जिससे कि जैसे जब ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के थ्रू, फिर ये जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स में चली जाती है ब्लड के थ्रू।
फिर वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी को तो ये यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये फिर ब्लड में चली जाती है और ये ब्लड में जो होते हैं स्किन के थ्रू एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है। इस तरह से अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग्स के बारे में। फ्रॉग्स जो होता है एम्फीबियंस होते हैं, इसमें ये लैंड में भी रह सकते हैं और ये जो होते हैं वाटर में भी रहते हैं। तो लैंड में जब ये रहते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह। लेकिन जब ये वाटर में होते हैं तो वाटर में रहकर रेस्पिरेशन करने के लिए इनके अंदर स्किन होती है जो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है और इन्हीं के थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इट्स मीन्स इसमें रेस्पिरेशन के लिए दो वो ऑर्गन्स होते हैं, एक तो लंग्स होते हैं और दूसरा स्किन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिशेस। अब फिशेस जो होते हैं वो टोटली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। तो इनमें जो होता है ये जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, पानी का फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। इसमें ऑक्सीजन भी है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए और इसके लिए इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं। ठीक है, गिल्स के थ्रू ही इनमें जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर, अभी हमने वाटर का फॉर्मूला बताया H2O, तो H2O में से जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है गिल्स के थ्रू, तो वो अंदर ले ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी इन्हीं गिल्स के थ्रू बॉडी के बाहर चली जाती है। इस तरह से गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन भी एंटर करती है और गिल्स के थ्रू ही वाटर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नेक्स्ट है हमारा डॉल्फिन। डॉल्फिन वगैरह क्या होते हैं, इनमें डॉल्फिन और व्हेल्स में क्या होता है कि कोई भी गिल्स नहीं होते जबकि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इनमें ब्रीथिंग करने के लिए नॉस्ट्रल्स होते हैं जिसे हम ब्लो होल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनके हेड के अपर पार्ट्स में होते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट में इनके जो होते हैं होल्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम ब्लो होल्स कहते हैं, इन्हें नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर डॉल्फिन और व्हेल्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम जो होते हैं बाहर आते रहते हैं। बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि बाहर आने पर ही ये जो होते हैं अपने नॉस्ट्रल्स या ब्लो होल्स की हेल्प से ऑक्सीजन जो होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, क्योंकि ये पानी के अंदर गिल्स तो होते नहीं है जो ये सांस ले सकें। तो जब इनको सांस लेनी होती है तो सरफेस ऑफ वाटर आ जाते हैं और ये जो होते हैं बहुत ही लंबे समय तक बिना रेस्पिरेशन के रह सकते हैं, बिना ब्रीथिंग के रह सकते हैं। और ये जो टाइम टू टाइम रेस्पिरेशन करने के लिए जो होते हैं बाहर आते रहते हैं। इस तरह से डॉल्फिन और व्हेल्स में लंग्स ना होते हुए भी इनमें रेस्पिरेशन होता है जबकि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब हमने एनिमल्स में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। हम जानते हैं प्लांट्स में जो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब करके, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सनलाइट एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सॉइल से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स लेकर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो तो ये लेते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन इसमें रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है जिसमें ये ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। इट्स मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ साथ इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स भी अदर ऑर्गेनिज्म की तरह जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और सर्वाइवल के लिए इनमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये एयर से लेते हैं और इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालते हैं। तो जो ब्रेक डाउन होता है इसमें फूड का, वो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज ये बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी तो ये यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर निकाल देते हैं। अब प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक डिफरेंट चीज़ है कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इनकी लीव्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग होता है, इनके स्टेम में अलग होता है और इनमें रूट्स में अलग होता है। ठीक है, तो हर पार्ट में जो होता है ऑक्सीजन निकालते हैं और हर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बाहर छोड़ते हैं। तो जैसे लीव्स होती हैं प्लांट के, उसमें पता होगा आपको कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही जो होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंजेस होता है। इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है।
इसी तरह से इसमें बॉडी स्टेम होता है। बॉडी स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स के थ्रू जो होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। और रूट्स में जो होता है एयर स्पेसेस होते हैं। इन एयर स्पेसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है उसी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ही ऑक्सीजन गैस लेते हैं और उसी में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते रहते हैं। इस तरह से प्लांट्स के जो हर पार्ट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डे के समय होता है। दिन के समय जो होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ये निकालते हैं रेस्पिरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। और जो ये फोटोसिंथेसिस में निकालते हैं ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों गैसेस ये निकालते भी रहते हैं और लेते भी रहते हैं। इस तरह से ये गैसेस का बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, लेकिन रात के समय क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, केवल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इट्स मीन्स ये रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते हैं और ना ही ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। रात के समय ये केवल ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, क्योंकि रात के समय इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रात के समय प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, ट्रीज़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ट्रीज़ होते हैं वो ऑक्सीजन गैस निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जब हम इसके नीचे सो रहे हैं, जो भी पर्सन इसके नीचे सोएगा तो वो सांस तो लेगा ही। सांस लेने में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो होती है उसके सांस लेने में इनहेल ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसको सफोकेशन होता है और इससे जो होता है ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। इसीलिए रात के समय जो होता है पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस दोनों होता है, इसीलिए ये जो दोनों गैसेस को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से हमने ये समझा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। और एनर्जी किस लिए ज़रूरत होती है, सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर हमें सर्वाइवल करना है इस दुनिया में तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। आई होप सो आप लोग को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।